بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہنممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ 5ویں جماعت کے لیے زباندانی میں اسکالرشپ امتحان کی تیاری کے اس سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے سیشن میں ہمارا موضوع ہے جز نمبر 1 تفہیم کا ذیلی جز عبارت اور اس پر مبنی سوالات۔ اسکالرشپ امتحان کی تیاری کا آغاز ہم پچھلے سیشن سے کر چکے ہیں۔ ہم نے نصاب کا تعارف حاصل کیا، زباندانی کے پرچے میں شامل ہدایات کا مطالعہ کیا اور جوابات درج کرنے کا طریقہ سمجھا۔ اسکالرشپ امتحانات مہاراشٹر اسٹیٹ کونسل آف ایگزامینیشن کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ امتحانات آپ کے ریگولر اسکول بیسڈ ٹیسٹ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا نصاب ہوتا ہے، ایک مخصوص پیپر پیٹرن اور جوابات درج کرنے کا طریقہ۔ آج سے ہم زباندانی اسکالرشپ امتحان کی تیاری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پری سیکنڈری اسکالرشپ ایگزامینیشن میں 2 پرچے ہوتے ہیں، پرچہ نمبر 1 اور پرچہ نمبر 2۔ پری سیکنڈری اسکالرشپ ایگزامینیشن کے پہلے پرچے میں 2 حصے کیے گئے ہیں، اردو زباندانی اور ریاضی۔ 150 مارکس کا پرچہ ہے اور حل کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ۔ زباندانی میں سوالات کی تعداد 25، کل نمبرات 50۔ ریاضی میں سوالات کی تعداد 50، صحیح جوابات دینے پر 100 نمبرات ملیں گے۔ اس طرح پرچہ نمبر 1 میں کل سوالات کی تعداد 75 اور کل نمبرات 150۔ آج سے ہم زباندانی کے نصاب میں شامل مختلف اجزاء کو سمجھیں گے اور ان اجزاء پر مشتمل سوالات کی مشق کریں گے۔ زباندانی کے نصاب کو مقاصد کے لحاظ سے مختلف اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جز ہے مطالعے کے ذریعے تخیل اور تصور واضح کرنا۔ نمبر 2 عملی قواعد۔ 3 روزمرہ زندگی میں زبان کا استعمال، اور آخر میں ذخیرہ الفاظ پر عبوریت۔ جہاں تک اسکالرشپ امتحان کا تعلق ہے،
किसी भी मजमून के निसाब की हद मुकर्रर नहीं है, इसलिए आपका मुताला बहुत वसी होना चाहिए। जुज़ नंबर 1 तफ़हीम यानी मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ेह करना। पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना। इस हिस्से के ज़ैली अज्ज़ा हैं इबारत, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और मुकालमे। इक़्तिबास या इबारत पर पूछे हुए सवालात के जवाबात इबारत में तलाश करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको रवानी से पढ़ने की काफ़ी मश्क होनी चाहिए। इसलिए आपको दरसी कुतुब का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना चाहिए ताकि आप कोई भी इबारत रवानी से और कम से कम वक्त में पढ़ सकें और समझ सकें। मुताले के वक्त आपको अपने अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करना चाहिए। लफ्ज़ों के इमला पर तवज्जो देनी चाहिए। मुहावरों और ज़रबुल इम्साल याद रखने चाहिए। इबारत और उस पर मबनी सवालात की मश्क करने से पहले आइए चंद हिदायत पर गौर करते हैं। इबारत को यकसुई और तवज्जो से पढ़ें। उसके मफ़हूम को अच्छी तरह समझ लें। इबारत में दिए गए वाक़यात, बयानात, मुकालमात को बगौर पढ़कर ज़हन नशीन कर लें। हर सवाल के मुतबादिल जवाबात को बगौर पढ़कर सही जवाब तलाश करें। इस बात को ज़हन में रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि इबारत के मतन पर सवालात सिलसिलेवार हों। इबारत को दोबारा पढ़ें, पहले जवाबात तय कर लें, फिर सही जवाब के मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। इबारत पर कम से कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इबारत का मुताला करेंगे और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया। जंग आज़ादी में शामिल सभी रहनुमाओं ने उनका साथ दिया। अंग्रेज़ों ने गांधी जी के अलावा दूसरे सभी रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इनमें जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सैयद महमूद, बैरिस्टर आसिफ अली वगैरह रहनुमाओं को अहमदनगर लाकर जेल में बंद कर दिया। यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर नामी किताबें लिखीं। आज ये किला कौमी यादगार की हैसियत रखता है। इबारत का हमने मुताला किया। इस इबारत में तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र है। सन 1942 में गांधी जी ने
भारत छोड़ो तहरीक शुरू की। इस इबारत में इसी तहरीक का जिक्र है। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया। जंग आज़ादी में शामिल सभी रहनुमाओं ने उनका साथ दिया। अंग्रेज़ों ने गांधी जी के अलावा दूसरे सभी रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इनमें जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सैयद महमूद, बैरिस्टर आसिफ अली वगैरह रहनुमाओं को अहमदनगर लाकर जेल में बंद कर दिया। यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर नामी किताबें लिखीं। आज ये किला कौमी यादगार की हैसियत रखता है। इबारत का हमने बगौर मुताला किया और इसमें मौजूद ख्याल को समझने की कोशिश की। अब इस इबारत पर मबनी सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, भारत छोड़ो नारा किस सन में दिया गया? मुतबादिल हैं। नंबर 1 1948, नंबर 2 1942, नंबर 3 1947 या नंबर 4 1941। पैराग्राफ की शुरुआत में ही इस सवाल का जवाब दिया हुआ है। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया। तो सही जवाब है 1942। भारत छोड़ो नारा किस सन में दिया गया? 1942। सही जवाब नंबर 2 पर है, लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर इस तरह साया करेंगे। और आपको याद है किस रंग के कलम से करना है आपको? नीले या काले रंग के कलम से, पेंसिल से बिल्कुल भी नहीं। सवाल नंबर 2, भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया? मुतबादिल नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुतबादिल नंबर 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुतबादिल नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल या नंबर 4 गांधी जी। इसका जवाब भी शुरुआत में ही है बिल्कुल। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया। तो सही जवाब है गांधी जी। भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया? भारत छोड़ो ये नारा गांधी जी ने दिया। सही जवाब है नंबर 4 पर। तो हम क्या करेंगे? जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर इस तरह साया करेंगे। सवाल नंबर 3, किला अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी? मुतबादिल हैं। नंबर 1 गुबारे खातिर, नंबर 2 बांगे दरा, नंबर 3 आबे हयात या नंबर 4 भारत की खोज। इस सवाल का जवाब इबारत में तलाश करते हैं। ये देखें, लिखा हुआ है
यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर नामी किताबें लिखीं। यहीं यानी उससे पहले बता दिया गया है कि अंग्रेज़ों ने इन लीडरान को अहमदनगर लाकर जेल में बंद कर दिया था और यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामी किताब लिखी। तो सही जवाब है भारत की खोज। किला अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी? अब आप जानते हैं सही जवाब है भारत की खोज और ये मुतबादिल नंबर 4 पर है, लिहाजा हम 4 नंबर के दायरे पर शेडिंग करेंगे इस तरह, क्योंकि नंबर 4 पर दिया हुआ जवाब सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है, गुबार खातिर के मुसन्निफ का नाम बताइए। पर्चे में वैसे तो इबारत पर 3 सवालात पूछे जाएंगे, मगर यहाँ मश्क के तौर पर हम मज़ीद सवालात देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, गुबार खातिर के मुसन्निफ का नाम बताइए। मुतबादिल हैं नंबर 1 डॉक्टर सैयद महमूद, नंबर 2 बैरिस्टर आसिफ अली, नंबर 3 गांधी जी या नंबर 4 अबुल कलाम आज़ाद। अभी हमने देखा अहमदनगर जेल में लाकर लीडरान को बंद कर दिया गया और इसी जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर नामी किताबें लिखीं। तो गुबार खातिर के मुसन्निफ का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुबार खातिर के मुसन्निफ का नाम बताइए। गुबार खातिर के मुसन्निफ हैं अबुल कलाम आज़ाद और ये जवाब किस नंबर पर है? नंबर 4 पर, लिहाजा हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 5 है, अहमदनगर किले की पहचान आज किस हैसियत से है? मुतबादिल हैं नंबर 1 निजी हैसियत, नंबर 2 सरकारी मिल्कियत, नंबर 3 कौमी यादगार या नंबर 4 आलीशान किला। निजी हैसियत यानी किसी की निजी मिल्कियत हो, कोई एक शख्स उसका मालिक हो। दूसरा सरकारी मिल्कियत यानी सरकार के कब्जे में हो, सरकारी मिल्कियत हो। तो किले जो हैं वो सरकारी मिल्कियत होते हैं। इसके अलावा कौमी यादगार होते हैं और कुछ किले तो आलीशान होते हैं। तो हमें ऐसा महसूस हो अगर कि अरे इसके तो 2 जवाबात सही महसूस हो रहे हैं, उस वक्त हम क्या करेंगे? जो ज़्यादा सही जवाब है और जिसका बयान इबारत में मौजूद है, हम उस जवाब को सही जवाब मानेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं अहमदनगर किले की पहचान आज किस हैसियत से है। इबारत में इसके ताल्लुक से क्या लिखा हुआ है? इबारत के आखिर में दिया हुआ है, आज ये किला कौमी यादगार की हैसियत रखता है। तो यहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अहमदनगर का किला कौमी यादगार की हैसियत रखता है। तो अहमदनगर किले की पहचान आज किस हैसियत से है? ऑप्शन नंबर 3 कौमी यादगार की हैसियत से है। तो हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे।
عبارت نمبر 2 اور اس پر مبنی سوالات۔ معاف کر دینا ایک اچھا عمل ہے، لیکن معاف کر کے اسے بھول جانا اس سے بھی اچھا عمل ہے۔ دوسروں کو معاف کر کے اگر یاد رکھیں گے تو آپ میں تکبر بڑھے گا، اور تکبر بری بات ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ معاف کرنا بہادری ہے، بہادروں کا لباس ہی معاف کر دینا ہے۔ بدلے کی خوشی زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی، جبکہ اس عمل سے حاصل خوشی دیر پا ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کر دینے کے عمل پر کاربند ہو جائیں تو ان اوصاف کے سبب پائیدار خوشی کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس عبارت میں اخلاقی درس دیا گیا ہے۔ معاف کر کے بھول جانے کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ معاف کر دینا ایک اچھا عمل ہے، لیکن معاف کر کے اسے بھول جانا اس سے بھی اچھا عمل ہے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کر دینے کے عمل پر کاربند ہو جائیں تو ان اوصاف کے سبب پائیدار خوشی کے حامل ہو سکتے ہیں۔ لفظ پائیدار کا کیا مطلب ہے؟ پائیدار یعنی مضبوط، پکا، پختہ۔ تو معاف کر دینے کے عمل کی وجہ سے ہمیں ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو دیر پا ہے، جو مضبوط ہے، پختہ ہے، اور اس سے عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1، عبارت میں دیے گئے بیان کے مطابق ذیل میں سے صحیح بیان کون سا ہے؟ متبادل ہیں۔ نمبر 1، دوسرے کے دی گئی معافی کو دھیان میں رکھیں۔ نمبر 2، بدلے کی خوشی دیر پا ہوتی ہے۔ نمبر 3، معاف کر دینے سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یا نمبر 4، کسی کو دی گئی معافی بھول جانی چاہیے۔ عبارت کے شروع میں ہی بیان کیا گیا ہے، معاف کر کے اسے بھول جانا اس سے بھی اچھا عمل ہے، یعنی معاف کر دینے سے بھی اچھا عمل ہے معاف کر کے اسے بھول جانا۔ تو عبارت میں درج ہے معاف کر کے اسے بھول جانا۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال ہے عبارت میں دیے گئے بیان کے مطابق ذیل میں سے صحیح بیان کون سا ہے؟ تو عبارت میں دیے گئے بیان کے مطابق متبادل نمبر 4 پر دیا ہوا بیان صحیح بیان ہے۔ کسی کو دی گئی معافی بھول جانی چاہیے۔ جوابی پرچے میں ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ دوسرا سوال ہے، بہادروں کا صحیح لباس کون سا ہے؟ متبادل ہیں۔ نمبر 1، بدلہ لینا۔ نمبر 2، تکبر کرنا۔ نمبر 3، معاف کرنا۔ یا نمبر 4، نیکی کرنا۔ بہادروں کا صحیح لباس کون سا ہے؟ یہاں لباس لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ عام طور پر ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اسے ہم لباس کہتے ہیں۔ تو یہاں بہادروں کا صحیح لباس سے کیا مراد ہے؟ یہاں لباس سے مراد ہے عادت،
तरीका, तो बहादुरों का तरीका क्या है? बहादुरों का सही लिबास कौन सा है? बदला लेना, तकब्बुर करना। तकब्बुर करना यानी बड़ाई बयान करना, बड़ाई का इजहार करना, गुरूर करना, घमंड करना। तो ये तो बहादुरों का सही लिबास नहीं हो सकता। नंबर 3 माफ करना या नंबर 4 नेकी करना। इबारत पर अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे यहाँ बयान किया गया है बहादुरों का लिबास ही माफ कर देना है। तो बहादुरों का सही लिबास क्या है? बहादुरों का लिबास माफ कर देना है। बहादुरों का सही लिबास कौन सा है? मुतबादिल नंबर 3 पर दर्ज है माफ करना। ये सही जवाब है। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 3 है, इंसान की इज्जत में कब इजाफा होता है? मुतबादिल नंबर 1 नेकी करने पर, नंबर 2 खुशी हासिल होने पर, नंबर 3 दी गई माफी ध्यान में रखने पर, या नंबर 4 माफ कर देने पर। तो ये तो आप जान गए हैं कि इंसान की इज्जत में कब इजाफा होता है। फिर भी पैराग्राफ पर एक नजर डालते हैं। पैराग्राफ में बिल्कुल आखिर में बयान किया गया है, इससे इज्जत में इजाफा भी होता है। इससे यानी माफ कर देने के अमल से। अगर हम दूसरों को माफ कर देने के अमल पर कारबंद हो जाएं, तो इन औसाफ के सबब पायदार खुशी के हामिल हो सकते हैं। इससे इज्जत में इजाफा भी होता है। तो माफ कर देने के अमल से इज्जत में इजाफा होता है। इंसान की इज्जत में कब इजाफा होता है? माफ कर देने पर। मुतबादिल नंबर 4 सही जवाब है माफ कर देने पर। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो के दूसरे हिस्से में हम मज़ीद इबारतों का मुताला करेंगे और उन पर मबनी सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। एक बात आपको बता दें, इबारतें सिर्फ उर्दू ज़बानों अदब पर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल होंगी। इनमें तारीख़ी मौज़ूआत भी हो सकते हैं, साइंसी या इखलाकियात पर मुश्तमिल इबारतें। ज़रूरी है कि आपका मुताला वसी हो। वक्त की क़ैद है, इसलिए आपको रवानी से मुताला करने की आदत होनी चाहिए। ज़रूरी है कि आप दरसी कुतुब का मुताला करें। साथ ही साथ मज़ीद चंद बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आइए उन बातों का यादा कर लें। इबारत और उस पर मबनी सवालात की मश्क करने से पहले आइए चंद हिदायत पर गौर करते हैं। इबारत को यकसुई और तवज्जो से पढ़ें।
اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ عبارت میں دیے گئے واقعات، بیانات، مکالمات کو بغور پڑھ کر ذہن نشین کر لیں۔ ہر سوال کے متبادل جوابات کو بغور پڑھ کر صحیح جواب تلاش کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عبارت کے متن پر سوالات سلسلے وار ہوں۔ عبارت کو دوبارہ پڑھیں، پہلے جوابات طے کر لیں، پھر صحیح جواب کے متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجیے۔ عبارت پر کم سے کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔